एक मोटरसाइकिल जो रास्ते में बंद हो जाती थी, एक कंपनी जो 20 करोड़ रुपए साल का डुबा रही थी, एक ब्रांड जिसको उसके अपने लोग ही जोकर कहते थे। ये एक फेलियर की कहानी लग रही होगी आपको, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी में से एक है। ये एक 26 साल के लड़के का फैसला था। जब पूरी दुनिया उसे कह रही थी इसे बंद करो, उसने कहा नहीं, मैं इसको दुनिया का बेस्ट ब्रांड बना के दिखाऊंगा। आज रॉयल इनफील्ड 50 से ज्यादा देशों में बिकती है, वो भी वेटिंग लिस्ट के साथ, बिना एक भी रुपए डिस्काउंट के। वो जोकर आज का किंग है। कैसे? क्या सोचा था उस लड़के ने जो बाकी किसी ने नहीं सोचा? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। साल था 1948। इंडिया सिर्फ एक साल पहले ही आजाद हुआ था। जश्न थी, खुशी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग भूखे थे। खेत थे, जमीन थी, लेकिन जोतने के लिए सिर्फ हाथ। कोई मशीन नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं। एक आदमी, विक्रम लाल, एक सवाल पूछता है जिसको बहुत कम लोगों ने सोचा था। इंडिया में खुद का ट्रैक्टर क्यों नहीं बन सकता? इसी सोच के साथ वो शुरू करते हैं गुड अर्थ कंपनी को। काम सिंपल है, ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करो, फार्मर्स तक पहुंचाओ, देश को खाना दो। साल 1952 से 1957 तक 1500 ट्रैक्टर इंडिया में लाए जाते हैं। फिर जर्मनी की आइशर कंपनी के साथ डील होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, और 1959 आते आते फरीदाबाद की फैक्ट्री से पहला इंडियन मेड आइशर ट्रैक्टर बाहर निकलता है। ये एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये देश का हम भी कर सकते हैं मूवमेंट था। 1965 तक कंपनी पूरी तरह इंडियन शेयर होल्डर्स की हो चुकी थी। 1975 तक 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी थी, और 1982 आते आते ऑफिशियली इस कंपनी का नाम बदलकर आइशर मोटर लिमिटेड कर दिया जाता है। रिवेन्यू आ रहा था, ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं थी, ये सिर्फ सर्वाइवल था। और अगले 20 सालों में जो हुआ वो कंपनी को मिटा देता अगर एक गलती नहीं सुधरती तो। 80s टू 90s में इंडिया में एक अनरिटन बिजनेस रूल था, जितने ज्यादा बिजनेसेस उतना ज्यादा सेफ। आयशर ने वो रूल फॉलो किया पूरी ताकत के साथ। ट्रैक्टर ऑलरेडी थे, ट्रक्स आ गए, फिर ऑटोमोटिव गियर्स, पार्ट्स, कंपोनेंट, फुटवेयर, और फिर यहाँ तक कि गारमेंट्स भी। और फिर ये सुन के आपको हंसी आएगी, जियोग्राफिक मैप्स तक बनाने लगी ये कंपनी। एक ट्रैक्टर कंपनी मैप्स बना रही है। 15 अलग अलग बिजनेसेस, 15 अलग इंडस्ट्री, 15 अलग सेट्स ऑफ कंपिटिटर्स। रिजल्ट? हर जगह एवरेज, किसी भी जगह बेस्ट नहीं। 1993 में आइशर इनफील्ड इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लेती है, जो कि उस वक्त बुलेट बनाती थी। वही 1950s का डिजाइन था, सेल। बोर्ड के लिए एक और बिजनेस था, ये सिर्फ पोर्टफोलियो में एक और एंट्री। लेकिन 2000 तक वो एक एंट्री 20 करोड़ रुपए का घाटा दे रही थी हर साल। बाइक्स ऑयल लीक करती थी, गियर बॉक्स जाम हो जाता था, इलेक्ट्रिक सिस्टम रास्ते में धोखा दे जाता था। यंग लोगों के बीच नाम क्या था इसका? चाचा की पुरानी खटारा बाइक। बोर्ड का फैसला ऑलमोस्ट फाइनल था, रॉयल इनफील्ड को बंद कर दो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब हम आ जाते हैं साल 1999 पर। दिल्ली में एक नौजवान, विक्रम लाल का बेटा, इंडिया वापिस आता है। सेंट स्टीफन से आर्ट्स, लीड्स यूनिवर्सिटी से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन, दुनिया के टॉप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग स्कूल में से एक। नाम है सिद्धार्थ लाल। वो ज्वाइन करता है इंटरनल डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी के अंदर से सब कुछ देखता है, हर डिवीजन, हर नंबर, हर बिजनेसेस। और जो वो देखता है वो उसे बहुत डिस्टर्ब करता है। 15 बिजनेसेस, कहीं फोकस नहीं, कहीं आइडेंटिटी नहीं, हर जगह सिर्फ ऑर्डिनरी। वो एक सवाल पूछता है जो फैमिली के किसी पर्सन ने नहीं पूछा था। हम 15 जगह एवरेज रहना चाहते हैं या 2 जगह वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं? बोर्ड अनकंफर्टेबल हुआ, कुछ लोग इरिटेट भी हुए। लड़का अभी अभी तो आया है, कंपनी चलाना तो सीख ले पहले। सन 2000 में बोर्ड एक डिसीजन करता है कि क्यों ना सिद्धार्थ को रॉयल इनफील्ड का सीईओ बना दिया जाए। उस डिवीजन का सीईओ जो 20 करोड़ रुपए साल का घाटा दे रहा है।
जिसको बंद करने की बात चल रही है, जिसको फैमिली जोकर कहती थी। 26 साल की उम्र में सीईओ एक सिंकिंग शिप का। कुछ लोगों ने सोचा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ने कहा ये तो सजा है इसके लिए। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ और ही देखा, कुछ जो बैलेंस शीट में नहीं था। वो खुद एक पैशनेट राइडर था और उसने महसूस किया था कि जब वो बुलेट चलाता है कुछ अलग ही होता है, कुछ जो होंडा या बजाज में नहीं होता। वो थंप। और उस थंप में उसने एक एम्पायर की नींव देखी। नया सीईओ बोर्ड रूम में नहीं था, वो चेन्नई फैक्ट्री के बाहर खड़ा है, हेलमेट पहने राइडिंग गियर में बाइक स्टार्ट करता है। वो खुद राइड करता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर्सनली, ताकि पता चले कहाँ प्रॉब्लम है। और जो वो फील करता है वो बहुत अलार्मिंग था। उस वक्त रॉयल इनफील्ड की मंथली सेल थी 2000 यूनिट्स, जबकि कैपेसिटी थी 6000 यूनिट्स की। बाइक में बहुत सी कमियां थी। ऑयल लीक करता था, गियर बॉक्स इश्यूज थे, इलेक्ट्रिकल फेलियर होता था, रिलायबिलिटी थी जीरो। मार्केट में हीरो और बजाज 100 सीसी की माइलेज वॉर चला रहे थे। कौन ज्यादा माइलेज देगा, यही इंडिया का मेन गेम था उस वक्त। लेकिन सिद्धार्थ ने 100 सीसी वाली गेम में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसने कुछ देखा जो हीरो और बजाज नहीं देख पा रहे थे। एक्चुअली कुछ लोग बाइक इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। वो बाइक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कुछ फील करना चाहते हैं। वो थंप, वो धमाका जो इंजन शुरू होने पे आता था। ये टेक्निकली इंजीनियरिंग का फ्लो माना जाता था उस वक्त। लेकिन लोगों को वो थंप पसंद था। लोगों के लिए वो फ्लो नहीं था, वो ब्रांड की सोल बन चुकी थी। उस इंसाइट के बाद 3 चीजों पे साइमल्टेनियसली काम शुरू किया गया। पहला, बाइक्स को ठीक किया गया। 2010 में यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन आता है। गियर बॉक्स और इंजन एक ही यूनिट में कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, कोरोनिक ऑयल लीक बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक ही बेसिक प्लेटफॉर्म पे सारी बाइक्स बनाई जाती हैं। इससे क्या फर्क आता है, कॉस्ट डाउन आती है, क्वालिटी अप हो जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है। दूसरा, एक ट्राइब बनाई गई। रॉयल इनफील्ड ने डिसाइड किया हम लोगों को सिर्फ बाइक नहीं बेचेंगे, हम एक लाइफस्टाइल देंगे। हिमालयन ओडेसी राइडिंग इवेंट शुरू हुए। गोवा में राइडर मेनिया फेस्टिवल, राइडर्स क्लब पूरे इंडिया में। लोग सिर्फ बाइक नहीं खरीद रहे थे, वो एक ट्राइब में शामिल हो रहे थे। तीसरा क्या काम किया गया, प्राइसिंग की गेम को बिल्कुल बदल दिया गया। डीलर्स डिस्काउंट जो हर महीने में 80 लाख रुपए से भी ज्यादा खा जाते थे, पूरी तरह बंद कर दिए गए। कोई फेस्टिव सेल नहीं, कोई 20,000 ऑफ नहीं, कोई आज लास्ट डेट नहीं। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट देते हो तो बाइक एक चीप प्रोडक्ट लगने लग जाती है। और रॉयल इनफील्ड चीप तो बिल्कुल नहीं थी, वो एक एस्पिरेशन थी। जब चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही ह्यूमन नेचर है। 2009 में क्लासिक 350 लॉन्च होती है। डिजाइन वही विंटेज 1950s 1960s स्टाइल का, राउंड हेडलाइट, क्रोम डिटेल, वो पुराना ब्रिटिश फील। इंजन बिल्कुल नया और रिलायबल, बट उसकी थंप को इंटैक्ट रखा गया। प्राइस बिल्कुल मिड रेंज, नॉट टू चीप नॉट टू एक्सपेंसिव। टारगेट ऑडियंस क्या रखी गई, वो 25 टू 40 ईयर्स के अर्बन प्रोफेशनल जो रोज ट्रेन या मेट्रो नहीं जाना चाहते, जो कुछ अलग चाहते हैं, जो वीकेंड्स पर रोड पर निकल जाना चाहते हैं। वो चचा की खटारा बाइक एक ही रात में बिल्कुल कूल बन गई। सेल्स क्या आई उस वक्त, 2010 में 50,000 यूनिट पर ईयर सेल कर रहा था। 2014 आते आते 3 लाख प्लस यूनिट पर ईयर सेल करने लगे। ग्रोथ 6 टाइम्स सिर्फ 4 सालों में। और ये सिर्फ क्लासिक 350 की वजह से नहीं हुआ था। जब तुम रॉयल इनफील्ड खरीदने जाते हो, वेटिंग लिस्ट मिलती है महीनों की, कोई रश नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कभी नहीं। और रीसेल वैल्यू इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा। ये स्कैरसिटी और एक्सक्लूसिविटी एक्सीडेंटल नहीं थी, डेलिब्रेटली डिजाइन की गई थी। और आज के नंबर्स क्या कहते हैं, मंथली सेल्स 1 लाख प्लस यूनिट, 250 सीसी मार्केट शेयर
80% प्लस। सबसे करीबी कंपटीशन 6000 से भी कम यूनिट्स पर मंथ सेल करता है आज के डेट में। हम आते हैं अब 2004 में। सिद्धार्थ को अब पूरे आयशर ग्रुप का सीईओ बना दिया गया। उन्होंने 15 बिजनेसेस की लिस्ट बनाई, एक एक करके हर बिजनेस को देखते गए वो, उसमें से बेस्ट कौन सा बिजनेस बन सकता है। ऐसे देखते देखते उन्होंने 13 बिजनेसेस को सेल कर दिया। बोर्ड में तूफान आ गया, ये पागलपन है, ये फैमिली का खून है, विक्रम जी ने जो बनाया था मिट्टी में मिला रहा है ये लड़का। प्रेशर था, इमोशन था, ट्रेडिशन था, लेकिन सिद्धार्थ का जवाब क्रिस्टल क्लियर था। एक कंपनी जो सब जगह एवरेज है वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। मैं 2 बिजनेसेस बनाऊंगा, सिर्फ 2, और वो 2 दुनिया के बेस्ट होंगे। और फिर असली बॉम्ब 2005 में ट्रैक्टर बिजनेस को टेफ को बेच दिया गया। वो बिजनेस जिस नाम से पूरी कंपनी बनी थी, जिस ट्रैक्टर ने इंडिया के फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग दी, वो आयशर की ओरिजिनल आइडेंटिटी बेच दी गई। क्योंकि ट्रैक्टर मार्केट में पहले से बहुत बड़े प्लेयर थे, महिंद्रा, टेफ। कोई एडवांटेज नहीं था, तो रिसोर्सेज यहां लगाना एक स्लो और पेनफुल डेथ होता। सिर्फ 2 बिजनेसेस बचे, रॉयल इनफील्ड, वो जोकर ब्रांड जो दुनिया ने रिटर्न ऑफ कर दिया था, और ट्रक्स, एक ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का मौका। और यहीं से एक ऑर्डिनरी कंपनी की जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी की तरफ मुड़ जाती है। अब सीधा हम आते हैं 2008 में। रॉयल इनफील्ड इस वक्त ठीक हो रही थी, मोमेंटम आ रहा था, और तब सिद्धार्थ एक और बड़ी चीज करता है, क्वाइटली, बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के वोल्वो ग्रुप के साथ हाथ मिलाता है। 50-50 जॉइंट वेंचर। इस जॉइंट वेंचर का नाम रखा जाता है वीई कमर्शियल व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म VECV। आपका रिएक्शन क्या होगा? ये क्या बोरिंग चीज, ट्रक्स, जेवी। लेकिन ये वो मूवमेंट था जब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन रहा था। आयशर के पास क्या था? इंडिया की समझ, फ्रगल इंजीनियरिंग की समझ, यानी कम खर्चे में ज्यादा अचीव करना। वोल्वो के पास क्या था? दुनिया की बेस्ट इंजन टेक्नोलॉजी, यूरो कंप्लायंसेस, ग्लोबल स्टैंडर्ड, दोनों मिला दो तो क्या होता है? 2013 से मध्य प्रदेश के पीतमपुर प्लांट में वोल्वो के इंजन बनने लग जाते हैं इंडिया में, और वो इंजन यूरोप को एक्सपोर्ट होते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी कि वोल्वो खुद अपने यूरोपियन मार्केट के लिए यहां से मंगवाता है इंजन्स। मार्केट शेयर ऑफ VECV क्या कहता है आज की डेट में? लाइट एंड मीडियम ट्रक्स 2008 में 25%, आज 36% का शेयर। बसेस 2008 में 5%, आज 20%। हैवी ड्यूटी ट्रक्स 2008 में 2.1%, और आज 10.5%। और 2020 में वोल्वो बसेस इंडिया का एक्विजिशन भी कर लिया जाता है 100 करोड़ में। अब हम सीधा आते हैं 2023 में। रॉयल इनफील्ड अपनी ही दुनिया में मस्त 85-88% मार्केट शेयर के साथ, कोई सीरियस कंपटीटर नहीं, और तब एक के बाद एक सब आ जाते हैं। बजाज ने ट्रिम्फ के साथ हाथ मिलाया, ट्रिम्फ स्पीड 400 लॉन्च हुई, ब्रिटिश ब्रांड, इंडियन प्राइस, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। हीरो ने हार्ले एंड डेविडसन के साथ हाथ मिलाया, X440 आया, मेड इन इंडिया, प्रीमियम फील, अमेरिकन लेगेसी। होंडा CB350 ऑलरेडी कुछ सालों से मैदान में, रिलायबल, रिफाइंड और होंडा का नाम। 3 मेजर अटैक्स एक साथ एक ही ब्रांड पर, मीडिया बहुत एक्साइटेड हुआ, हेडलाइंस बनी, रॉयल इनफील्ड का मोनोपोली बिल्कुल खत्म, कंपटीटर ने आरई को कॉर्नर कर लिया। अगर आपकी कंपनी पे 3 स्ट्रॉन्ग कंपटीटर एक साथ अटैक करे तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं बताता हूँ। प्राइस कम करो, डिस्काउंट दो, पैनिक करो। लेकिन रॉयल इनफील्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हंटर 350 लॉन्च की, लेकिन ये कोई डिफेंसिव लॉन्च नहीं था। हंटर डेलिबरेटली बनाया गया था उन लोगों के लिए जो क्लासिक को भारी या ट्रेडिशनल कहते थे, अंडर 25 क्राउड के लिए, जो आरी चाहते तो थे लेकिन एक अलग फ्लेवर में। हंटर लाइटर, स्टाइलिश, अर्बन, अफोर्डेबल और क्लियरली यंग। रिजल्ट क्या होता है इस लॉन्च के बाद?
अंडर 25 बायर्स आरी के लिए 30% थे लॉन्च से पहले और लॉन्च के बाद 40% हो गए। हंटर ने क्लासिक 350 की सेल को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया बल्कि नए राइडर्स ऐड किए। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर में नेट एडिशन। आरी ने कंपटीशन का जवाब देने के लिए खुद को एक्सपेंड किया, श्रिंक नहीं। अब मार्केट रियलिटी देखिए। ट्रिम स्पीड 400 1000 टू 6000 यूनिट सेल होती है पर मंथ। हार्ले X440 2000 से भी कम। होंडा CB 350 स्टेडी लेकिन डिस्टेंट। रॉयल इनफील्ड 1 लाख प्लस यूनिट पर मंथ आज की डेट में। एक महीने में रॉयल इनफील्ड 1 लाख बाइक्स बेचती है। 3 कंपटीटर्स मिल के भी इस नंबर के करीब तक नहीं पहुंचते। ये इसलिए नहीं हुआ कि आरी ने कोई चीट कोड यूज किया, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने 20 सालों में एक ऐसी ट्राइब बनाई जिसके मेंबर्स अपनी बाइक से ज्यादा अपने ब्रांड से प्यार करते थे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस इलेक्ट्रिक फ्यूचर में आरी सरवाइव करेगा? एक सेकंड के लिए सोचते हैं। अगर आप रॉयल इनफील्ड के डाई हार्ड फैन हो तो आपको क्या पसंद है? आई नो, वो थंब, वो आवाज, वो वाइब्रेशन जब इंजन स्टार्ट होने पर आती है, वो फीलिंग कुछ खास ही होती है इसमें। लेकिन अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है? साइलेंस, बिल्कुल जीरो नॉइस, जीरो वाइब्रेशन, जीरो थंब। लेकिन 10 अप्रैल को रॉयल इनफील्ड ने प्री बुकिंग स्टार्ट की न्यू इलेक्ट्रिक बाइक की, जिसका नाम रखा गया फ्लाइंग फ्लिया C6। ये नाम आया था 1940s के लाइट वेट मिलिट्री बाइक से। ब्रिटिश पैराशूट ट्रूप्स के पास ये होती थी बाइक, फोल्ड हो जाती थी, जो लाइट वेट थी, ड्रॉप इन एनीवेयर। रोमांटिक एडवेंचरस हिस्ट्री है इसकी और इस नाम के साथ एक पूरी नई आइडेंटिटी। फ्लाइंग फ्लियर C6 प्रीमियम अर्बन मोबिलिटी, ना कम्यूटर ना स्पोर्ट्स बाइक, अपनी ही दुनिया। और साथ में रॉयल इनफील्ड ने इसके साथ शुरू किया बैटरी एज ए सर्विस मॉडल, यानी कि BAS, BAAS। इसका मतलब क्या हुआ? बाइक खरीदो बैटरी के बिना, फिर बैटरी के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन दो या पर किलोमीटर फीस। एक बार का बड़ा खर्चा खत्म होकर मंथली प्लान में आ जाता है इससे। या तो आप पूरी बाइक ले लो विद बैटरी या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बैटरी एज अ सर्विस का। और आइशर के लिए अब ये बैटरी एज अ सर्विस के साथ बाइक अब सिर्फ एक बार की सेल नहीं रह जाती, एक रेकरिंग सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू बन जाता है। एक बार बिकने वाले प्रोडक्ट से सब्सक्रिप्शन बिजनेस, ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। लेकिन असली सवाल वही है जो आज भी उठा हुआ है। क्या वो लोग जो थंब के लिए आए थे वो एक खामोशी से चलती इलेक्ट्रिक बाइक को एक्सेप्ट करेंगे? क्या लॉयल्टी ब्रांड के नाम से थी या इंजन की साउंड से? ये चैप्टर अभी भी लिखा जा रहा है। 2026 में हैं हम। फ्लाइंग फ्लिया अभी अभी लॉन्च हुई है, रिस्पॉन्स देखना अभी बाकी है। और ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, इवन आयशर के पास भी नहीं। अनसर्टेनिटी ही इस स्टोरी की सबसे ऑनेस्ट एंडिंग है और यही है इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट भी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी और शेयर मार्केट रिलेटेड फंडामेंटल्स के लिए मेरे इस चैनल मनी माइंडेड सीए को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।